हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या हब पर। तो आप सभी को पता है फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की हमारी धमाका सीरीज चल रही है और आप सभी को पता होगा यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज से स्टूडेंट हम मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे। तो आज वीडियो को पूरा देखना। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज मैं कराने वाला हूं। एक तो आपका बायो-सैवर्ट का नियम, एक है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों यार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से बायो-सैवर्ट का नियम करा रहा हूं। और एक और यहां पर छोटा सा टॉपिक पूछ लिया जाता है म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यार आपसे बोला है 1500 लाइक्स और 6 से 7000 व्यूज हर वीडियो पर करा दिया करो। आपको सभी सीरीज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और इस महीने के लास्ट तक आपकी सारी सीरीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं उनका डेट शीट आ चुका है। 24 अप्रैल से आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, तो अब मेहनत से लग जाइए। अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब डेट शीट आपके पास है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर स्टूडेंट आप अपना रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, उसके साथ साथ यार इनाम भी जीत सकते हो। तो बहुत बड़ी बात होगी स्टूडेंट, एक तो टेस्ट दो उसके बाद आपको इनाम भी मिलेगा। द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल है टू लेवल अप प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आपको अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर देना चाहिए। आप यहां पर एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एनरोल करते समय स्टूडेंट अगर आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो वहां पर आपको डालना है विद्या हब, तभी स्टूडेंट आप ये दे पाओगे विद्या हब। ठीक है ना, VIDYAHUB विद्या हब। आपको रेफरल कोड या इनवाइट कोड डालना है, तभी आपका जो एनरोलमेंट है बच्चों वो हो पाएगा। और ये अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है स्टूडेंट 14 फरवरी को सुबह 11 बजे और दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में एंड हिंदी में। और भी स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा वो समझ लीजिए। एक तो रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको इनाम भी मिलेंगे। क्रैक द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड विन फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यार यहां पर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। गेट सेट फॉर द नेक्स्ट क्वेस्ट। 14 फरवरी को आपको रेडी रहना है, सुबह 11 बजे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, दोनों बच्चे यहां पर एनरोल कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एनरोल करते समय आपको इन्वाइट कोड में क्या डालना है, विद्या हब। ठीक है, तभी आपको ये टेस्ट या कॉम्बैट अनलॉक हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बायो-सैवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक धारावाही चालक, ठीक है, ये हमारा धारावाही चालक है और हम इस पर ये खंड ले रहे हैं, मतलब अल्पांश। अल्पांश का मतलब छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा खंड, ये वाला। अब देखो इस अल्पांश के कारण ये कोई बिंदु P है, यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो स्टूडेंट इस अल्पांश की जो लंबाई है बच्चों, एक और हम इधर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, एक ऐसे करके डैश डैश करके दिखाओगे आप सभी। यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, ठीक है। और इस अल्पांश में बच्चों आई धारा हम लोग प्रवाहित करें, मतलब इस चालक में आई धारा प्रवाहित होगी तो इस अल्पांश में भी आई धारा प्रवाहित होगी। इस अल्पांश की जो लंबाई है बच्चों वो डेल्टा एल है। कितनी है, डेल्टा एल। अब अल्पांश को बिंदु P से रेखा मिला रही है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है बच्चों वो है थीटा। क्या है, थीटा। और अल्पांश की बिंदु P से जो दूरी है बच्चों वो है r। क्या है, r। अब देखो समझना बच्चों, हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 आपने पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियां इस प्रकार हों, ठीक है, तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की तरफ होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो हमें बिंदु P पर ज्ञात करना है, तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, क्योंकि अब हम धक्का अगर हथेली से लगाते हैं तो भी नीचे की ओर लगेगा। और अगर आप इस बिंदु पर लगाओगे, ये P डैश मान लो, अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे बच्चों तो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगाओगे। यदि दाएं हाथ का अंगूठा इसमें, ये कहाँ जाता है, धारा की दिशा में, और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। क्लियर है सभी को। तो यहां पर मैं छोटी सी चीज लिखूंगा, ये यहां पर मैं थोड़ा सा ही दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। माना कि धारावाही चालक के कारण, धारावाही
चालक के अल्पांश के कारण, माना कि धारावाही चालक के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से माना कि हटा दो, ठीक है ना, किसी धारावाही, ये कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु P पर कुछ भी लिख सकते हो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित, ऐसे करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। निम्नलिखित किसी धारावाही चालक के, ये कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर, ठीक है ना, यहाँ चलो किसी लिख दे रहा हूँ मैं, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, बहुत ही अच्छा है बच्चों, समझने का प्रयास करना। तो ये कोई धारावाही चालक है जिसमें हमने धारा को प्रवाहित किया है, इस पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसकी लंबाई हमने डेल्टा एल मानी है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? तो पहला पॉइंट है, यह है अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे बिंदु P पर जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अर्थात किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? क्या उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र? तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। यह अल्पांश में प्रवाहित, अल्पांश में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों? आई। तो यह अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट है, यह अल्पांश की लंबाई के, अल्पांश की लंबाई आपको कितनी दिखाई दे रही है बच्चों? डेल्टा एल। तो आप यहां पर यही लिखोगे, यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां लिखोगे अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। यह अल्पांश की जो लंबाई है बच्चों इसके अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि अल्पांश की लंबाई को अगर हमने बढ़ा दिया तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान भी बढ़ जाएगा, और अल्पांश की लंबाई को अगर हमने कम कर दिया तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान भी कम हो जाएगा। तो यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, यह अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, देखो अल्पांश और अल्पांश को कोई रेखा मिला रही है, इनके बीच, ठीक है, बीच बनने वाले कोण की जिया का मतलब साइन, जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों मैंने क्या बोला है? अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसकी जिया के मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बच्चों? अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर आपका ये 3 हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? 3। और चौथी चीज है, यह अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अब देखो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? r है। तो यह अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, या फिर हम कह सकते हैं दूरी, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, या फिर हम कह सकते हैं अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी। तो जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो। चौथा पॉइंट लिखोगे, यह अल्पांश को बिंदु
यह अल्पांश, ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, यह अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी के यह अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी, मतलब अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी, r। तो बिंदु P की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अर्थात करके अब बच्चों यहां पर क्या लिखोगे, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती बोला, ठीक है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बना दोगे। क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर ये 4 चीजें हैं जिन पर डिपेंड करेगा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहली चीज क्या है, यह अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर हमने चालक में धारा ज्यादा प्रवाहित की है, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, इस टाइप से अगर हमने मान को बढ़ा दिया तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर, उसका मान भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अल्पांश और अल्पांश, ये अल्पांश है, इसकी लंबाई अगर ज्यादा है तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान भी बढ़ जाएगा। और अगर अल्पांश की जो लंबाई है बच्चों वो कम है तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान भी कम हो जाएगा। यह है तीसरी चीज है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसका मतलब है बच्चों कि जो डेल्टा बी का मान है, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान थीटा की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, तो यहां पर लिखा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो साइन थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितने डिग्री एंगल हमने यहां पर ले रखा है वो उस चीज पर भी डिपेंड करेगा। चौथी चीज है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, अल्पांश और बिंदु P के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो डेल्टा बी का मान कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो डेल्टा बी का मान बढ़ जाएगा। ये 2 चीजें हैं, 4 चीजें क्लियर होंगी। अब कुछ नहीं करना, चारों समीकरणों को हम संयुक्त कर देंगे। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं उधर साइड से मिटा दूंगा इसको। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा तो, और सभी ने पढ़ा होगा यार, पहले भी मैं आपको ये सारी चीजें करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और समझ लीजिए आगे क्या करना है इसमें। तो यह लिखोगे चारों समीकरणों से, तो डेल्टा बी तो सभी में कॉमन है, तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा और बटे r², यही तो लिखा जाएगा ना बच्चा लोग। अब मैं इसको हटाऊंगा तो यार कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, या डेल्टा बी इज इक्वल टू, यहां पर आता बच्चों हमारा μ0/4π। इस चीज को आप याद रखना, μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। क्लियर है, तो जहां लिखोगे, जहां μ0 इज इक्वल टू वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। और एक और चीज आप सभी को याद रखनी है, पहले तो आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये हमारा एक सूत्र निकल के आ चुका है, बायो-सेवर्ट का नियम। देखो μ0/4π की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होती है, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो मैं यहां पर इसको हटाकर 10⁻⁷ को यूज कर सकता हूं, या डेल्टा बी इज इक्वल टू 10⁻⁷ I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। इसे भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बायो-सेवर्ट का नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आप इतना तैयार करके मतलब इतना लिख के आते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जितने नंबर का ही पूछा गया है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद करता हूं इतना तो यार आता ही होगा आप सभी को। चलिए बच्चों मिटा दे इसको, चलो इसको मैं डस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। और कोई भी दिक्कत आए आप मैं कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो अब आपको 24 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं और फिजिक्स में शायद एक ही दिन का हॉलीडे है, तो फिजिक्स की तैयारी थोड़े से और अच्छे से करो, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, देखो आपके साथ हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं बच्चों। आप भी मेहनत करो, हम भी करेंगे, तभी आपका सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। अब देखो आपको म्यू नॉट की वैल्यू अगर आपसे कहीं पूछी जाए तो आप कितना बताओगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहां पर मैं एक चीज और करा दे रहा हूं आपको, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध।
देखो बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पढ़ा सभी ने, सभी को ने पढ़ा है ना। और आप सभी को पता है यार एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। इतना कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड से, ठीक है बच्चों। तो लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, और ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 10⁻⁷ बटे 9 × 10⁹। क्लियर है सभी को, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या लिखोगे, या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। तो 1/9 × 10⁹, और ये पावर बच्चों जब नीचे आएगी तो पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। क्लियर है सभी को, इज इक्वल टू 1/10⁻9 और 7 कितना होता है 9 7 16, तो 9 × 10⁻16। ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे क्या करना है बच्चों, या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, देखो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 10⁸ का स्क्वायर करोगे 10⁻16 इज इक्वल टू, आप सभी को पता है 3 × 10⁸ सी की वैल्यू होती है वायु निर्वात में प्रकाश की चाल, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1/c²। ये क्या आया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक तो आप इतना करके आ सकते हो, या आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, c² को आप यहाँ पे ले आओ इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या c बराबर 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना बच्चों, किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है आपसे। तो बच्चों ये है म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ये भी पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने इसको भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। और उम्मीद करता हूं यार आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमारा बायो-सैवर्ट का नियम और म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध कंप्लीट हो चुका है। अब आज का जो अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आज ही तैयार कर लेना, और आपने जो नोटबुक बना रखी है उनमें इन दोनों डेरिवेशंस को लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ी सी डिले हो जाती है यार ये वीडियोस, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपका इस महीने के लास्ट तक सारी सीरीज खत्म हो जाएंगी, डेरिवेशंस की, रिएक्शंस की, न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना। तो बस पेशेंस रखिए। उधर भी देखो हमें मेहनत करना पड़ता है बच्चों, तो जितना टाइम होता है आप सभी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह समझना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न आगे है बच्चों, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको सही तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। देखिए तो वृत्ताकार धारावाही लूप कह सकता है इसकी जगह, और कुंडली भी कह सकता है। पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, वृत्ताकार धारावाही लूप कहेगा तो आपको कहाँ तक करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली कहेगा तो आपको कहाँ तक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप डाल लीजिए इसका आंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्ताकार धारावाही लूप बना लेते हैं, ठीक है। ए त्रिज्या की लूप बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, ये कोई अल्पांश है, ठीक है। ये
इस अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और केंद्र ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों उसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा बी, और ये होता है ए, और अल्पांश की जो लंबाई है बच्चों ये डेल्टा एल हमने मानी है, और ये जो एंगल है ये वाला 90 डिग्री का होता है। कितना होता है एंगल ये 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री दिखा दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे, यहाँ आई लिखोगे, यहाँ आई लिखोगे। माना कि स्मॉल ए त्रिज्या की कोई लूप है जिसमें आई धारा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। लूप पर कोई अल्पांश डेल्टा एल लिया, और यहां पर केंद्र ओ मान सकते हो, ठीक है। कोई अल्पांश डेल्टा एल लिया, इस अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हम किसके द्वारा निकालेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। आप सभी ने पढ़ रखा है ना। चलिए यहां डाल लीजिए बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से सभी ने पढ़ा होगा ये। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ाया यार, आपको इसलिए पढ़ाया था कि आपकी समझ में आगे की चीजें सभी आ जाए। तो हमने क्या पढ़ रखा है बायो-सैवर्ट का नियम, डेल्टा बी बराबर आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, बट थीटा की जगह कितना लगाओगे बच्चों 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन आर की जगह कितना लगाओगे ए, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप की त्रिज्या ए मानी, तो ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे हम इसको लिखेंगे बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन, तो यहाँ पर है आई डेल्टा एल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन ए स्क्वायर। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। अगर हम इस डेल्टा बी की दिशा निकालें, किसकी, डेल्टा बी की, तो यहाँ लिखोगे दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी की दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि इस लूप को छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों में विभक्त माना जाए तो प्रत्येक खंड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना। यहां लिखोगे इसलिए पूरी लूप के कारण केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना बच्चों। तो मैं यहां पर लिखूंगा बी, पूरी लूप की बात कर रहा हूं तो सिग्मा डेल्टा बी लगा दूंगा। अब समझने का प्रयास करना। देखो बच्चों, अगर हम इस लूप पर यहां पर हम लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ठीक है ना, इस अल्पांश के कारण, तो ऐसे लगेगा। बताओ ऐसे लगेगा ना। ये अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, यहाँ पर देख लो अल्पांश में नीचे की ओर धारा आ रही है, तो मैं ऐसे लगाऊंगा इसको। अब धक्का किधर लगाओगे, ऊपर की ओर। तो
इस अल्पांश के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लूप के तल, अगर हमारा लूप ऐसे रखा हुआ है तो धक्का हम ऊपर की ओर तो लगाएंगे ना, तो लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगर मैं इस लूप को बहुत सारे खंडों में विभक्त मान लूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर ये हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अब इसमें भी आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं इसके कारण ऐसे तो करूंगा, अब इसके धारा ऊपर की ओर जा रही है, इसमें यहां पर देख रहे ऊपर की ओर है, अब धक्का किधर लगेगा ऊपर की ओर, तो मैं इस लूप पर कहीं पर भी कोई भी खंड ले लूं, प्रत्येक खंड के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर ही होगी। चाहे आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां कहीं पर भी दिखा सकते हो। हर एक कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल के आएगी वो लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। मैंने यहां पर यही लिखा है, दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी की दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि इस लूप को हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त माने तो प्रत्येक खंड के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होगी वो ऊपर की ओर ही होगी, दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो इसमें रटना नहीं यार, समझना है केवल। और अगर हम पूरी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो हमने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, डेल्टा बी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं यहां पर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं इसको। अब बच्चों समझिए, इसमें देखो जो कांस्टेंट वैल्यू जिनमें परिवर्तन नहीं होगा उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, या b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल। लूप क्या है? एक वृत्त है। लूप क्या है? हमारा एक वृत्त टाइप है। और पूरे लूप की बात करो तो यहां पे लिखोगे सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर होता है, लेकिन यहां पर हम 2 पाई ए लेंगे। क्या है ये? वृत्त की परिधि। क्या है बच्चों? ये वृत्त की परिधि है, क्योंकि अब हम पूरे वृत्त की बात कर रहे हैं, पूरे लूप की बात कर रहे हैं। तो मैं इसकी जगह बच्चों हटाकर क्या लिख सकता हूं? 2 पाई ए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए से ए कैंसिल, 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल। तो मैं इधर आपको दिखा सकता हूं, या b बराबर बचा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2a। देखिए जरा, यही बचा गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो वृत्ताकार लूप के कारण अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन यहां पर लूप आ जाए तो बस आपको इतना करके आना है, लूप के लिए बस इतना करना है। और अगर वो कुंडली कहता है तो क्या करना है? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना बच्चों। और वैसे भी मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूं और यहां पर भी आपको अच्छे से समझाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मिटा देना इसको। अब यहां पर लिखेंगे, माना कि लूप कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, ठीक है ना। तो यहां पर एक लाइन और बढ़ जाती है और डेरिवेशन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बस क्या लिखोगे? माना कि लूप कोई कुंडली है, लूप कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। क्या है? कैपिटल N। तो कुछ नहीं करना यार, उस वाले सूत्र में क्या हो जाएगा? B बराबर म्यू नॉट N और लग जाएगा I अपॉन 2a। बस इतना सा चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। अगर पूछता है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बस आपको इतना करना होगा। और अगर पूछता है कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बस आपको यहां तक करना है। तो बच्चों ये दोनों डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। और म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध भी, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट में वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज के दोनों डेरिवेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस महीने के लास्ट तक आपकी सारी सीरीज जो विद्या हब पर चल रही है समाप्त हो जाएंगी। बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।